हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं टाइप्स ऑफ स्टेट। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। वैसे तो टाइप्स ऑफ स्टेट को कैटेगराइज करने के बहुत सारे तरीके हैं। जब हम इसको पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में पढ़ते हैं तब हम इस टॉपिक को एक अलग तरीके से स्टडी करते हैं, और जब हम इन्हें पॉलिटिकल साइंस या कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में स्टडी करते हैं तो टाइप्स ऑफ स्टेट को अलग तरीके से कैटेगराइज किया जाता है। हमने जो कैटेगराइजेशन यूज किया है वो है ऑन द बेसिस ऑफ हु होल्ड्स द पावर। पावर किसके हाथ में होती है और कैसे अथॉरिटी को मेंटेन किया जाता है। इस बेसिस पर मेनली 3 टाइप्स की स्टेट्स होती हैं। पहली है डेमोक्रेटिक स्टेट, दूसरी है अथॉरिटेरियन स्टेट और तीसरी है टोटलिटेरियन स्टेट। सबसे पहले आ जाते हैं डेमोक्रेटिक स्टेट पर या लोकतांत्रिक राज्य पर। This type of state rejects political absolutism. ये स्टेट को सुप्रीम नहीं मानता है। आइडियलिस्ट थियरी ऑफ स्टेट के जो सपोर्टर्स हैं वो स्टेट को सुप्रीम मानते हैं, लेकिन डेमोक्रेटिक स्टेट ऐसी नहीं होती है। इसमें स्टेट नहीं बल्कि इंडिविजुअल सुप्रीम होता है। स्टेट एग्जिस्ट फॉर द इंडिविजुअल। तभी तो कहा जाता है दैट डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट फॉर द पीपल, बाय द पीपल, of the people. State exists for the individual. और डेमोक्रेटिक स्टेट आधारित होती है पीपल्स रूल और पार्टिसिपेशन पर। लोगों का ही इसमें रूल होता है। लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं जो इन टर्न सरकार चलाते हैं, और लोग पॉलिटिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं। वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं और अपनी वोट कास्ट करके अपने फेवरेट कैंडिडेट को जितवाने की कोशिश करते हैं। और डेमोक्रेटिक स्टेट की जो गवर्नमेंट होती है वो कैसे चलती है? वो चलती है ऐसे रिप्रेजेंटेटिव्स द्वारा जो कि जनता द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं या चूज किए जाते हैं। जो पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी वोट्स पाती है वो गवर्नमेंट फॉर्म करती है। सो द पावर लाइज विद द पीपल। तो डेमोक्रेटिक स्टेट में शक्ति लोगों के पास होती है। जनता डिसाइड करती है कि किसको चुनना है और किस पार्टी की सरकार बनवानी है। और जो स्टेट होती है इट गारंटीज सिविल लिबर्टीज एंड इंडिविजुअल राइट्स। इंडिविजुअल को स्टेट द्वारा काफी सारे राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे कि राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, राइट टू ओन प्रॉपर्टी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। और स्टेट इन राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। ऑल्सो इट्स अ लिमिटेड स्टेट। ये लिमिटेड स्टेट क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये एब्सोल्यूटिज्म को रिजेक्ट करती है। ये मानती है कि स्टेट एंड नहीं है बल्कि इंडिविजुअल इज द एंड। और इन स्टेट्स का अपना एक लॉ होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जो कि इन स्टेट्स की गवर्नमेंट्स को फॉलो करना होता है। गवर्नमेंट्स कैन नॉट गो अगेंस्ट दोज वेरी लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऐसी स्टेट में गवर्नमेंट द्वारा वही फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा या लॉ द्वारा उसे दिए गए हैं। इसीलिए ये एक लिमिटेड स्टेट होती है। ऐसी स्टेट्स में वही फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं जो उनको लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा दिए जाते हैं। और डेमोक्रेटिक स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं इन वेरियस कंट्रीज, जिनमें से मेन है यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएसए, India, Belgium, Switzerland, and so many countries. तो एक डेमोक्रेटिक स्टेट में डायरेक्ट डेमोक्रेसी भी हो सकती है या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी हो सकती है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो कि मोस्टली कंट्रीज में एग्जिस्ट करती है, इंडिविजुअल्स अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं एंड वो रिप्रेजेंटेटिव्स सरकार चलाते हैं। सो लाइक इन इंडिया वी इलेक्ट द MPs who in turn run the government as well as become the part of the legislature. वहीं डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी में सिटीजन्स अपने आप को डायरेक्टली गवर्न करते हैं विदाउट एनी रिप्रेजेंटेटिव्स, और इस तरह की डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है स्विट्जरलैंड में। ऑल्सो इन डेमोक्रेटिक स्टेट्स देयर इज अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो है वो लोगों के प्रति भी रिस्पॉन्सिबल होती है, और एक देश का जो पार्लियामेंट होता है
उसके प्रति भी रिस्पॉन्सिबल होती है। क्योंकि पार्लियामेंट किससे बनता है? पार्लियामेंट बनता है लोगों के रिप्रेजेंटेटिव से। गवर्नमेंट को एग्जीक्यूटिव ऑर्गन कहा जाता है, वहीं पार्लियामेंट को लेजिस्लेचर बोला जाता है। पार्लियामेंट में 2 हाउसेस होते हैं और जो उसका लोअर हाउस होता है उसके मेंबर्स को डायरेक्टली लोगों द्वारा ही इलेक्ट किया जाता है। ऐसी स्टेट में कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता या कोई एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी नहीं होती जिसको स्टेट सपोर्ट करती हो। देयर इज फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आप किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसी भी आइडियोलॉजी को आप सपोर्ट कर सकते हैं। ऑल्सो देयर इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जिसको कि थर्ड ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट बोला जाता है। जुडिशरी बिल्कुल फ्री होकर डिसीजंस देती है, उस पर किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं होता है। सेम इज द केस विद मास मीडिया। इंडिपेंडेंटली वो रिपोर्ट कर सकते हैं विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ सेंसरशिप। ना ही ऐसी स्टेट में मास मीडिया की कोई मोनोपोली होती है कि मीडिया चैनल सरकार द्वारा रन किए जाएंगे। ऑल्सो देयर इज अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। 3 मेन ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन पर एक चेक रखता है ताकि कोई भी ऑर्गन बहुत ज्यादा पावरफुल ना हो पाए और एक सिस्टम ऑफ बैलेंस बना रहे और एक डेमोक्रेटिक स्टेट फ्रीली फंक्शन कर सके। इससे यह नहीं होगा कि एक ऑर्गन इतना ज्यादा पावरफुल हो जाए कि वो कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल दे और कॉन्स्टिट्यूशन बदलकर वो डेमोक्रेटिक स्टेट को टोटलिटेरियन स्टेट में कन्वर्ट कर दे। इसलिए सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस इज नेसेसरी। पार्टीज के बीच में भी कंपटीशन होता है, काफी सारी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं इसमें। इसके अलावा काफी सारे एनजीओज, इंटरेस्ट ग्रुप्स, प्रेशर ग्रुप्स भी एग्जिस्ट करते हैं, एज वेल एज प्रोफेशनल एसोसिएशंस। फार्मर्स की एसोसिएशंस होती हैं, बिजनेस ग्रुप की एसोसिएशंस होती हैं। तो ये सभी ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं एंड इट मेक श्योर कि पावर किसी एक जगह पर कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। सो दिस इज द डेमोक्रेटिक स्टेट where the power lies with the people. The second type of state is authoritarian state, जिसे हिंदी में अधिनायकवादी राज्य कहा जाता है। वैसे तो अथॉरिटेरियन स्टेट से ही आपको पता चल गया होगा। ऐसी स्टेट में जो सुप्रीम अथॉरिटी होती है वो या तो किसी एक व्यक्ति के पास होती है या एक ग्रुप के पास होती है और वो मिलके राज्य को चलाता है और उसकी लोगों के प्रति भी कोई अकाउंटेबिलिटी या जवाबदेही नहीं होती है। तो ऐसी स्टेट में राज्य को कौन चलाता है? इंडिविजुअल्स का एक ग्रुप या एक व्यक्ति, और ये ग्रुप कोई भी हो सकता है। ये मिलिट्री भी हो सकती है और ये एक पर्सन भी हो सकता है और वो पर्सन एक मोनार्क भी हो सकता है। तो जहां पर मोनार्क या राजा हेड ऑफ द स्टेट होगा वो होगी एक मोनार्कियल अथॉरिटेरियन स्टेट, या कोई करिश्माई पर्सनालिटी वाला लीडर भी हो सकता है, जैसे कि गद्दाफी इसका एग्जाम्पल है या सद्दाम हुसैन भी एक एग्जाम्पल है। जब एक अथॉरिटेरियन स्टेट में सिंगल व्यक्ति हेड होता है तब उसे ऑटोक्रेसी कहा जाता है, और जब मल्टीपल लोग मिलकर एक अथॉरिटेरियन स्टेट को चलाते हैं तब उसे ओलिगार्की कहा जाता है। ऐसी स्टेट का एक एस्टैब्लिश्ड ऑर्डर होता है जो हर किसी को फॉलो करना होता है, और जो भी कोई डिसीजन लिया जाता है उसके लिए लोगों का कंसेंट नहीं लिया जाता है। ऑर्डिनरी लोगों के पास राइट नहीं होता है कि वो अपना इंडिपेंडेंट ओपिनियन रख सकें या डिमांड्स रख सकें, अपनी प्रेफरेंसेस बता सकें, क्योंकि अथॉरिटेरियन स्टेट में लोगों पर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं और ये टोटलिटेरियन स्टेट के काफ़ी नज़दीक है। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है ये मैं आपको एंड में बताऊंगी। ऐसी स्टेट का फीचर ये भी है कि गवर्नमेंट लोगों के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जैसा कि डेमोक्रेटिक स्टेट में होता है। जो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन होता है ऐसी स्टेट में वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है और लोगों की नहीं सुनता है, बल्कि जिसके हाथ में पावर है, चाहे वो ग्रुप हो या इंडिविजुअल, वो अपनी मर्जी से लॉस बनाता है। इंडिविजुअल फ्रीडम भी रिस्ट्रिक्टेड होती है। ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल फ्रीडम बैंड है, बट रिस्ट्रिक्टेड है, लिमिटेड फ्रीडम होती है लोगों के पास। वो ऐसी स्टेट की पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं। एक इंडिविजुअल सिर्फ वही व्यूज एक्सप्रेस कर सकता है
जो अथॉरिटेरियन स्टेट के फेवर में हो, उसके अगेंस्ट ना हो, एंड ऑल्सो सच रेजीम्स में बी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एंड लेजिटिमेट। ऐसा नहीं है स्टेट में जो गवर्नमेंट आती है वो किसी इलीगल तरीके से आती है, बल्कि लेजिटिमेट तरीके से आती है, थ्रू इलेक्शंस भी आ सकती है। और ऐसी स्टेट में प्रॉपर इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि लेजिस्लेचर नहीं है या एग्जीक्यूटिव नहीं है या जुडिशरी नहीं है। इंस्टीट्यूशंस प्रॉपर होते हैं, लेकिन इनको कंट्रोल कुछ लोगों द्वारा किया जाता है। और ऐसा भी नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टीज नहीं एग्जिस्ट करती हैं, वो भी एग्जिस्ट करती हैं, बट उन पर भी सेवरल लिमिटेशंस इम्पोज्ड होती हैं, जिस वजह से एक ओपन पॉलिटिकल कंपटीशन नहीं हो पाता है। सो फॉर एग्जांपल, अगर इलेक्शंस रखे गए हैं तो जो ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट करेंगी ऐसी स्टेट में, उनकी वोट्स को खारिज कर दिया जाएगा। कहने को इलेक्शंस हुए, पॉलिटिकल पार्टीज ने compete भी किया, बट किसी ना किसी तरीके से उन्हें पावर में आने से बाहर रखा जाता है। देयर इज कंट्रोल ओवर द प्रेस। प्रेस वही दिखाती है जो अथॉरिटेरियन स्टेट उससे दिखवाना चाहती है। इसके अलावा ऑपोजिशन को भी कंट्रोल में रखा जाता है। अगर ऐसा पता चलता है कि ऑपोजिशन किसी प्रोटेस्ट की तैयारी में है तो उनके अगेंस्ट एक्शंस लिए जाते हैं। ऑपोजिशन के मेंबर्स को जेल में डलवा दिया जाता है, उनको गिरफ्तार करवा दिया जाता है। तो इस प्रकार ऑपोजिशन होती तो है, लेकिन उसे कंट्रोल में रखा जाता है। और अथॉरिटेरियन स्टेट में जब भी चेंज ऑफ रूलर्स होगा, वो फोर्स के थ्रू ही होगा, क्योंकि अपनी मर्जी से तो वो पावर से बाहर नहीं जाने वाले हैं। उनकी कोशिश होती है जितना लंबा वो रूल कर सके वो रूल करें। तो लोग रिवोल्ट करके उनको ओवरथ्रो कर सकते हैं, या कोई ऐसा ग्रुप इमर्ज हो सकता है जो उन्हें चैलेंज करे, या कोई ऐसा ऑल्टरनेटिव लीडर इमर्ज हो सकता है जो रूलर्स की अथॉरिटी को चैलेंज करे और उन्हें ओवरथ्रो कर दे। और इसके लिए फोर्स को यूज करना पड़ता है, वायलेंट तरीके से ओवरथ्रो करना पड़ता है रूलर्स को। ऑल्सो द मॉडर्नाइजेशन इज यूज्ड एज अ कवर। अथॉरिटेरियन स्टेट में जो लीडर होता है या लीडर्स होते हैं, वो मॉडर्नाइजेशन को कवर बनाकर अपनी पॉलिसीज को जस्टिफाई करते हैं। लोगों के माइंड में ये बात डाली जाती है कि हम जो पॉलिसी बना रहे हैं इससे स्टेट में मॉडर्नाइजेशन आएगी। हालांकि रियलिटी में जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो इंडिविजुअल या सिटीजन्स के फेवर में नहीं होते हैं, बल्कि कुछ चुनिंदा लोगों के फेवर में होते हैं जो एक स्टेट को कंट्रोल करते हैं। अगर कोई बात नहीं मान रहा है रूलर्स की, उनके डिसीजंस के प्रति ओबीडियंस नहीं दिखा रहा है, तो ऐसे केसेस में जो रूलर्स हैं वो फोर्स का सहारा लेते हैं। तो जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट प्रोटेस्ट चल रहे हैं जो कि अथॉरिटेरियन लीडर्स सपोर्ट नहीं करते हैं, तो वो फोर्स का सहारा लेंगे उन प्रोटेस्ट को खत्म करवाने के लिए। तो ये होती है अथॉरिटेरियन स्टेट, जिसमें अथॉरिटी लोगों के पास नहीं होती है, बल्कि एक सिंगल इंडिविजुअल या ग्रुप के पास होती है। और इंडिविजुअल्स पर तो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। इसके बाद आता है द थर्ड एंड फाइनल टाइप, विच इज द टोटलिटेरियन स्टेट। इसमें जो पावर होती है वो एक सिंगल सेंटर में कॉन्सेंट्रेटेड होती है, अनलाइक द डेमोक्रेटिक स्टेट। स्टेट लाइफ के हर एस्पेक्ट को कंट्रोल करती है, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे सोशल, चाहे पॉलिटिकल। दिस टाइप ऑफ स्टेट सपोर्ट्स मोनोलिथिक सोसाइटी, जिसका मतलब है कि एक लीडर, एक पार्टी, एक आइडियोलॉजी, एक सरकार, एक रूल। डाइवर्सिटी को ये सपोर्ट नहीं करती है। और इस तरह की स्टेट में आइडियोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। स्टेट की अपनी एक आइडियोलॉजी होती है, अनलाइक डेमोक्रेटिक स्टेट। एंड वो आइडियोलॉजी कुछ भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि नाजिज्म था, उसके थ्रू हिटलर कहते थे कि जूस का खात्मा करना है। तो ऐसी स्टेट में आइडियोलॉजी इंपॉर्टेंट होती है। इनफैक्ट एक स्टेट के जो गोल्स हैं वो भी उस आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग ही सेट किए जाते हैं। और ये स्टेट पॉपुलराइज हुई थी ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी। और ये जो शब्द है टोटलिटेरियन, ये कॉइन किया गया था मुसोलिनी द्वारा 1926 में। इस तरीके की स्टेट्स एग्जिस्ट कर चुकी हैं इटली में, जर्मनी में, फ्रांस में। जहां इटली में ऐसी स्टेट को फैशिस्ट स्टेट भी कहा जाता था और जर्मनी में से नाजी स्टेट भी कहा जाता था। सो इट वाज नेम्ड आफ्टर द आइडियोलॉजी ऑफ द स्टेट।
जिस आइडियोलॉजी को एक टोटलिटेरियन स्टेट फॉलो करती है। और टोटलिटेरियन स्टेट में लीडर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके पास एक करिश्माई पर्सनालिटी होती है, लोग उससे अट्रैक्ट होते हैं, उसकी बातों से प्रभावित होते हैं। वो लीडर उस स्टेट को यूनाइट करके रखता है और अपनी आइडियोलॉजी को लोगों तक पहुंचाता है और लोगों को इंकरेज करता है कि वो उसकी पॉलिसीज को सपोर्ट करें। ऑपोजिशन के लिए कोई टॉलरेंस नहीं होती है, ना ही किसी प्रकार का कोई क्रिटिसिज्म एक्सेप्टेड होता है। अगर कोई क्रिटिसिज्म करता भी है तो वो स्टेट का एनिमी बन जाता है। तो एक लीडर को क्रिटिसाइज करना स्टेट को क्रिटिसाइज करने के बराबर माना जाता है। अगर किसी भी प्रकार का कोई ऑपोजिशन हो भी रहा है स्टेट के अगेंस्ट, तो पुलिस की सहायता लेकर उसको क्रश कर दिया जाता है, खत्म या तबाह कर दिया जाता है। तो कोई भी स्कोप नहीं है ऑपोजिशन का। और ऐसी स्टेट में स्टेट एंड होती है और इंडिविजुअल होता है एक मींस। स्टेट ही कंट्रोल करती है इंडिविजुअल को और स्टेट ही कंट्रोल करती है सोसाइटी को। यहां तक कि इंडिविजुअल्स के पास प्रॉपर राइट्स भी नहीं होते हैं। लोगों के पास लिबर्टी इसी बात में है कि वो स्टेट के प्रति लॉयल रहे, वही इंडिविजुअल्स की लिबर्टी है। Also, there is a dominance of an ideology which I have already explained. And this state glorifies the concept of nation and nationalism. Totalitarian state में लोगों के माइंड में ये बात डाली जाती है कि नेशन इज फर्स्ट, सिटीजन सेकेंडरी है। नेशनल इंटरेस्ट के लिए अगर एक सिटीजन को अपने आप को सैक्रिफाइस भी करना है तो वो भी उसे कर देना चाहिए। और नेशनलिज्म का क्या मतलब होता है टोटलिटेरियन स्टेट में? उसका मतलब होता है जो रूलर की आइडियोलॉजी है उसके प्रति कमिटमेंट रखना, उसके प्रति लॉयल रहना। दैट इज नेशनलिज्म। टोटलिटेरियन स्टेट में पुलिस एक टूल है जिसको कि स्टेट द्वारा अपने फायदे के लिए यूज किया जाता है। स्टेट पुलिस के द्वारा लोगों पर जासूसी भी करवाती है। यहां तक कि ऐसी स्टेट में एक सीक्रेट पुलिस फोर्स भी हो सकती है। पुलिस द्वारा किसी भी प्रकार के ऑपोजिशन को क्रश करवाया जाता है। तो एक तरह से ये स्टेट की एजेंसी होती है। और प्रोपेगेंडा पर ये स्टेट बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करती है। मास मीडिया भी जो होता है वो स्टेट स्पॉन्सर्ड होता है। मास मीडिया का बस काम ही होता है कि स्टेट का जो रूलर है उसकी तारीफ करना, टोटलिटेरियन स्टेट के फायदे गिनवाना। प्रोपेगेंडा का यूज करके लीडर की एक हीरोइक इमेज क्रिएट की जाती है और लोगों के माइंड में ये ख्याल डाले जाते हैं कि लीडर तो बड़ा अच्छा काम कर रहा है। झूठ को सच बनाकर दिखाया जाता है। तो प्रोपेगेंडा का बहुत हैवी यूज किया जाता है। और ना ही इसमें इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है, ना ही कोई रूल ऑफ लॉ होता है। इनफैक्ट जुडिशरी में जो जजेस होते हैं वो भी लीडर्स की सपोर्टर्स होते हैं। सारे इंस्टीट्यूशंस टोटलिटेरियन स्टेट के हाथ में होते हैं। इनफैक्ट जुडिशरी में अपॉइंटमेंट ही ऐसे जजेस की जाती है जो टोटलिटेरियन लीडर के सपोर्टर्स हैं। और ना ही लोगों का कोई रोल होता है डिसीजन मेकिंग में। सारे डिसीजन स्टेट द्वारा लिए जाते हैं, या हम कह सकते हैं जो लीडर होता है उसके द्वारा डिसीजंस लिए जाते हैं। इंडोक्ट्रिनेशन भी इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। लोगों की ब्रेन वॉशिंग की जाती है। उनके माइंड में ये आइडियाज और बिलीव्स डाले जाते हैं कि जो करंट आइडियोलॉजी चल रही है स्टेट में वो बेस्ट है और बाकी जितनी भी सभी आइडियोलॉजीज है वो खराब है। और इसके लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का भी सहारा लिया जाता है। स्कूल्स में, कॉलेजेस में इस प्रकार की बच्चों को टीचिंग्स दी जाती हैं ताकि उन्हें लगे कि जो आइडियोलॉजी उस स्टेट में है वही बेस्ट है और बाकी सभी आइडियोलॉजीज खराब है। एंड स्टेट ऑल्सो कंट्रोल्स द इकोनॉमी। इकोनॉमी भी स्टेट के हाथ में होती है। स्टेट ओन्स ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। तो ये होती है टोटलिटेरियन स्टेट। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि टोटलिटेरियन स्टेट और अथॉरिटेरियन स्टेट में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहला डिफरेंस तो यही है कि जो टोटलिटेरियन स्टेट है ये अथॉरिटेरियन स्टेट का ही एक एक्सट्रीम फॉर्म है। और टोटलिटेरियन स्टेट में अथॉरिटेरियन स्टेट के मुकाबले आइडियोलॉजी पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड द आइडियोलॉजी। अथॉरिटेरियन सिस्टम में फिर भी लोगों के पास थोड़ी बहुत लिमिटेड फ्रीडम होती है नाम की, बट टोटलिटेरियन स्टेट में तो वो भी नहीं होती है।
स्टेट का इंडिविजुअल की लाइफ पर टोटल कंट्रोल होता है, वेराज जो अथॉरिटेरियन स्टेट है वो सिटीजन से ये एक्सपेक्ट करती है कि वो स्टेट की अथॉरिटी को माने। और टोटलिटेरियन स्टेट में पुलिस स्टेट की एक एजेंसी की तरह काम करती है। सो बेसिकली वो स्टेट के लिए ही वर्क करती है। अथॉरिटेरियन स्टेट में पुलिस का इतना एक्सट्रीम नेचर नहीं है। पुलिस को यूज जरूर किया जाता है अथॉरिटेरियन स्टेट में भी, बट वो स्टेट की एजेंसी नहीं है। तो ये मेन डिफरेंस है बिटवीन अथॉरिटेरियन एंड टोटलिटेरियन स्टेट। और ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने समझा टाइप्स ऑफ स्टेट। सो उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और फैमिली रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।